नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। बलिया में 2027 के जनगणना प्रक्रिया का शुभारंभ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने कर दिया है। जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की जाएगी, जिसे हाउस लिस्टिंग भी कहा जाता है। इसके लिए जनपद की सभी 6 तहसीलों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बार जनगणना को डिजिटल बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। उसी और पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन फीडिंग की जाएगी और जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि वे जनगणना के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाएं। आइए सुनते हैं क्या कहा रहे हैं जिलाधिकारी मंगला प्रसाद। मैं सभी जनपदवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि जनगणना 2027 का जो शेड्यूल है वो प्रारंभ हो चुका है और 7 मई से मकानों की गणना की जाएगी। इस जनगणना कार्य में जो भी हमारे पर्यवेक्षक और प्रगणक तैनात किए गए हैं, उनका एक बेहद प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है आज, और ये सभी जनपद की सभी 6 तहसीलों में प्रारंभ हो रहा है। इसमें इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे जितने भी जनपद में प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, उन्हें हमारे ट्रेनर्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके बाद 7 मई से 21 मई तक स्वगणना होगी मकानों की, और उसके बाद 22 मई से लेकर 20 जून तक हमारे जो प्रगणक तैनात किए गए हैं, जो आज प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, वो घर घर जा कर के डेटा अपलोड करेंगे और फिर इसके बाद उनका कार्य अग्रतर आगे बढ़ेगा। क्या अपील रहेगा लोगों से कि उन कर्मियों को? मैं सभी जनपदवासियों से अपील करूंगा कि 7 मई से लेकर 21 मई तक जो कि स्वगणना का कार्य है, स्वगणना का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति अपने अपने बारे में, अपने मकान के बारे में, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सारा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग, चूँकि हर घर में कोई न कोई पढ़ा लिखा जरूर मिलेगा, कितना ही गरीब परिवार क्यों ना हो, या अगर कोई उन्हें परेशानी होती है तो हमारे जो प्रगणक जाएंगे या हमारे आसपास के जो स्थानीय कार्मिक होंगे, मैं उन्हें भी तैनात कर रहा हूं कि लोगों को सहयोग दें, हेल्प दें। स्वगणना का काम अधिकाधिक अगर ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर कोई परिवार नहीं कर पाता है तो 22 तारीख से हमारे प्रगणक घर घर जाएंगे और फिर घर घर जाँच करके उस डेटा को वो ऑनलाइन अपलोड करेंगे। अभी देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, 2026 में मकान की गणना है और व्यक्तिगत गणना और आगे की जो गणना होगी वो 2027 फरवरी मार्च में। सर, इस डाटा से जो सरकारी योजनाएं के लाभान्वित भी लोग होंगे भविष्य में? निश्चित रूप से जनगणना का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और जनगणना के आधार पर जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के कार्य में महत्वपूर्ण होती हैं। वो डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए मैं सभी जनपदवासियों से अपील करूंगा कि जनगणना के कार्य में रुचि लें, मीडिया के माध्यम से और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश चलते रहते हैं उसके माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। कृपया उन्हें जरूर पढ़ें, अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से सीखने का प्रयास करें और जनगणना के कार्य में अपने बारे में और आसपास पड़ोसियों के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करें। अब खबर राजधानी लखनऊ से। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीसी कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है और जाम कर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उन्हें यूनिवर्सिटी की मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है और इसके बावजूद फीस बढ़ाई जा रही है। छात्रों ने सवाल उठाया कि अगर फीस में इतनी बढ़ोतरी की जाएगी तो किसान और गरीब परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए हासिल कर पाएंगे, या छात्रों ने साफ कहा है कि जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाती उनके आंदोलन जारी रहेगा। वही एबीवीपी के प्रदर्शन के बाद समाजवादी छात्र सभा ने भी फीस वृद्धि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने भी बीसी के खिलाफ नारेबाजी की और फीस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की है। छात्रों चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।
अपना परिचय दे दीजिए। आशुतोष श्रीवास्तव, लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष और प्रांतकाल समिति सदस्य विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, अभी जब प्रवेश परीक्षा शुल्क यूजी के स्नातकों का फॉर्म निकाला गया तो उसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क में वृद्धि हुई। साथ ही साथ स्नातक के जैसे बीकॉम ऑनर्स में लगभग सेमेस्टर फीस में 10,000 की वृद्धि की गई और बीएससी बायोलॉजी में कई ऐसे विषय हैं जिसमें 10-10, 15-15 हजार की शुल्क वृद्धि की गई। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर उनको ये समझ नहीं आता है, लखनऊ विश्वविद्यालय एक निम्न मध्यम पढ़ने वाला लड़का जो लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ने का सपना देख रहा है, वो इतनी फीस कहाँ से भरेगा? क्या इस विश्वविद्यालय प्रशासन को समझ नहीं आता है, या ये चाहते हैं कि अपने बच्चों का पेट, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले बच्चे का पेट काट कर पालेंगे क्या? हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और जितने भी हमारे छात्र भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए खड़े हुए हैं और ये आश्वासन देता हूं मैं कि हम यहाँ पर आए हुए हैं और इस समस्या को सुलझा करके जाएंगे। इनको अपनी जो फीस वृद्धि है वो वापस लेना पड़ेगा और ये हम इस बात के लिए हम तत्पर हैं कि हम विश्वविद्यालय की जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। मेरा नाम आर्यन शर्मा है, इकाई उपाध्यक्ष एबीवीपी लखनऊ विश्वविद्यालय। हम लोग यहाँ पर जो शुल्क में जो अचानक वृद्धि कर दी गई है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है और उसके बाद ये जो यहाँ का प्रशासन है ये खुद को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह समझने लग गया है। तो जब मन चाहे फीस बढ़ा दे रहा है, चाहे वो एडमिशन फीस हो, चाहे छात्रों की यूजी की सेमेस्टर फीस हो। कुछ विषयों में तो 40% तक की फीस बढ़ा दी गई है। तो ऐसा मतलब जो सरकारी विश्वविद्यालय में बच्चा एंट्रेंस निकाल करके आता है, अगर इतना ही पैसा हो सबके पास तो वे हर कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय में चला जाए। तो हम लोग का यही वो है कि विश्वविद्यालय अपने इस डिसीजन को वापस ले जल्द से जल्द। धन्यवाद। मेरा नाम अनादि तिवारी, छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय। हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी किया जो कि एग्जामिनेशन फार्म और छात्रों की फीस बढ़ाने का काम किया। अगर छात्रों की फीस बढ़ानी ही है तो विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम बंद कर दिया जाए। अगर विश्वविद्यालय के प्राइवेट संस्थानों में बदलने का काम किया जाएगा तो हम छात्र कहाँ जाएंगे? हम लोगों की आबरू बेच करके पैसा देंगे क्या विश्वविद्यालय प्रशासन को? विश्वविद्यालय प्रशासन हर महीना फीस बढ़ाने का काम कर रहा है। हम लोगों के कहने का ये है कि गरीब बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन, अगर ये सरकारी विश्वविद्यालय और फिर प्राइवेट विश्वविद्यालयों में अंतर क्या रहेगा? हमारी बीसी महोदय से मांग है कि शिक्षा का बाजारीकरण तुरंत बंद करना चाहिए और अपने तुगलकी फरमान को तुरंत वापस ले, वरना हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और एक बढ़कर इनके लिए धरना प्रदर्शन करने को तैयार रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कुलपति महोदय द्वारा जिस तरीके से छात्रों के ऊपर फीस वृद्धि की गई, जिस तरीके से एक तुगलकी फरमान जारी किया गया, जो यूजी की फीस रहती थी एंट्रेंस एग्जाम की, बीए की, उसको 800 थी, कुलपति महोदय ने 1200 कर दिया। जो एलएलबी की फीस थी 26,000, उसको 47,000 करने का काम किया। जिस तरीके से हमारे कुलपति महोदय इसको बाजारीकरण कर रहे हैं, शिक्षा को व्यवसाय बनाना चाहते हैं, ये हम समाजवादी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग हमेशा छात्रों की लड़ाई लड़े हैं और छात्रों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कुलपति महोदय से बताना चाहूंगा, जो हम लोग जिस सवाल के लिए बैठेंगे वो आप एक नहीं 4 ताला मरवा दीजिए, लेकिन हम आपसे डट कर मुकाबला करेंगे और आपका सामना करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे और जवाब लेंगे। आप कितना भी पीछे भागिए, हम लोग हटने वाले नहीं है। समाजवादी लोग हैं, समाजवादियों का इतिहास रहा है हमेशा संघर्ष करना और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तो ज्ञापन लेने के लिए भी पहुंच गया है क्योंकि ताला लगा हुआ है। इससे पहले एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनका खैर ज्ञापन का जमा हो गया। तो ये जो इतनी एकदम से आपने फरमान जारी किया और बढ़ा दिया, इससे पहले आप लोगों को नोटिस नहीं दिया गया था कि फीस बढ़ा दी जाएगी? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। जब नोटिस भी दिया जाता तो नोटिस क्यों तो दिया जाता? क्योंकि आप 40 से 50% फीस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किस बेसिस पे? क्योंकि यहाँ गरीब तबके का छात्र आता है, किसान तबके का आता है। क्योंकि कुलपति महोदय के पास ज्यादा पैसा हो सकता है, वो धन्ना सेठ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई धन्ना सेठ का बेटा नहीं पढ़ रहा है। यहाँ गरीब किसान खून पसीने, उसके पिताजी खून पसीने से 1-2 कुंटल गेहूं बेचकर उसकी फीस भरते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, बहुत बड़े धन्ना सेठ का बेटा नहीं पढ़ता है, गरीब किसान का पढ़ता है। और हम लोग क्या कहते हैं, जब तक ये फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाएगी तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। क्योंकि क्या कहते हैं, कुलपति महोदय जब से नए नवेले यहाँ आए तब से इनकी आदत पड़ गई नए फरमान जारी करना।
और क्या कहते हैं, जब जब छात्र मिलने आता है तब तक ये भगोड़े कुलपति महोदय हमेशा भागने का काम करते हैं। लेकिन कुलपति महोदय से आज मैं बताना चाहूंगा, आप कितना भी आज भागिए, आज हम छात्र यहाँ से हटेंगे नहीं। आज तुमसे प्रश्न पूछेंगे और जवाब लेंगे, और जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं इसको वापस करा के काम लेंगे, क्योंकि हम लोग गांधी, लोहिया, अम्बेडकर, भगत सिंह, सरदेव, नेताजी मुलायम सिंह यादव के मानने वाले लोग हैं। हम लोग एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए निकले हैं। एक क्या कहते हैं आप सवाल किए थे, विद्यार्थी परिषद के लोग आए थे, उनका ज्ञापन ले लिया गया था, क्योंकि वो सत्ता से संरक्षित लोग हैं, सत्ता से संरक्षण प्राप्त है। नहीं, समाजवादियों का इतिहास रहा है कि हमेशा जहां संघर्ष करने, जहां जुल्म होगी, जहां जाति होगी, जहां छात्रों के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी होगा, वहां हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो हम लोग डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और अपने सवालों का कुलपति महोदय से जवाब लेंगे। धन्यवाद। अब एक बेहद दुखद खबर उत्तर प्रदेश से। कंदाई थाना क्षेत्र के सलहीपुर कंजास गांव में एक दर्दनाक हादसे में पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। यहां तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 मासूम सगे भाई बहनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में मतम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक गांव के निवासी विजय बहादुर यादव के तीनों बच्चे रानी, मोहित और रोहित घर के सामने स्थित तालाब में नहाने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि तीनों अक्सर इसी तालाब में स्नान किया करते थे, लेकिन इस बार में वे काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए। जब परिजनों को चिंता हुई तो उन्होंने ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने तुरंत तालाब में उतरकर बच्चों की तलाश शुरू की और काफ़ी मशक्क़त के बाद तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत पूरे गांव में शोक की लहर है और हर कोई स्तंभ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज खुलासे की खबर। चिन्हत पुलिस ने 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या की चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस मौके में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद लड़की के पिता ने अपने साथी के साथ मिलकर। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता विजय कुमार चौबे ने अपने दोस्त अब्दुल मन्नन के साथ मिलकर बेटी को झाड़ फूंक के बहाने से घर से बाहर ले गया और गाड़ी में ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने चेहरे को एसिड से जलाने की भी कोशिश की। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को सरदा नहर के किनारे फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता ने खुद ही IGFRS पर बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और इसके प्रेमी पर आरोप लगाया था कि जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आरोपी के पिता विजय कुमार चौबे और उसके साथी अब्दुल मन्नन को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही हत्या में इस्तेमाल गमछा और गाड़ी की बरामद कर ली गई है। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा दिनेश चंद्र मिश्रा और उनकी टीम ने किया। वही दीक्षा शर्मा ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिता बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था, जिसके चलते इस वारदात की साजिश रची गई। आइए सुनते हैं क्या कह रही है DCP पूर्वी दीक्षा शर्मा। 16 तारीख को चिन्हट थाने पे एक IGRS के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के गायब हो जाने की सूचना दी थी, जिसकी जानकारी के अगले दिन थाने से जब पुलिस फोर्स मौके पर गया तो उनसे पूछताछ करने के लिए गए थे। कई सारी चीजें आसपास के लोगों से, अगल बगल के लोगों से जानकारी की गई और पुलिस की भी स्टार्टिंग की जो जानकारी थी उसके हिसाब से पुलिस को शक हुआ। तो उनके पिताजी से जब गहनता से पूछताछ हुई तो कुछ स्ट्रॉन्ग वो जवाब नहीं दे पाए और इसी बीच में बाराबंकी में एक अज्ञात शव की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी। जब इनसे फोन रिकॉर्डिंग्स कुछ हमारे पास थी, कुछ हमारे पास एविडेंसेस थे, लोगों के बयान थे, उसके आधार पर जब इनके पिताजी से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि 14 तारीख को ये अपनी बेटी को
राजस्थान के बहाने, कहीं झाड़ फूक कराने के लिए ले जाने के बहाने यहाँ से ले गए थे और बाराबंकी में जाके अपने दोस्त के साथ मिलके इन्होंने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मैम ये शव कहाँ पे फेंका था और वजह क्या रही, क्यों मारी? हत्या इन्होंने बाराबंकी जनपद में करी थी और जब इनसे पूछताछ की गई कि इसका कारण क्या है तो उन्होंने बताया कि इनको अपनी बेटी पे शक था और सामाजिक छवि धूमिल होने के डर से इन्होंने अपनी बेटी की हत्या की थी। अपने दोस्त के साथ उसकी एक गाड़ी इन्होंने बुक करी, इससे अपनी बेटी को ले गए। बाराबंकी में कैनाल के पास पहुंच के इन्होंने बेटी का गला दबाकर हत्या की और शव को वहीं पर छोड़कर ये भाग गए थे। हत्या करने के पहले हत्याकांड में क्या जो बाकी परिवार के लोग मां है, क्या वो भी शामिल है किसी भी तरीके से? अभी तक की पुलिस की जांच में इनके पिताजी अपने दोस्त के साथ ये हत्या करना स्वीकार किए हैं। बाकी आगे की भी जो भी हमारी जांच है वो जारी रहेगी। दोस्त का नाम है अब्दुल मनान। इसमें जानकारी में आया इन्होंने रची गई, उसके बाद में घटना इन्होंने 14 को ही कर दी थी। 16 को इनको लगा कि मेरी बेटी की गुम जाने की सूचना मैं दे दूंगा तो शायद मैं इसमें विक्टिम प्ले कर जाऊं तो मैं बच जाऊंगा, इसलिए इन्होंने 16 तारीख को एक प्रार्थना पत्र डाला था। अब इन्होंने पूछताछ में बाराबंकी जाना ही अपना बताया। मैम ये बताइए कि गाड़ी में गला दबाकर, गमछे से गला दबाकर, दुपट्टे। हाँ, ये दोनों साथ में काम करते, मतलब जानकार थे। अब खबर मुंबई से, जहां राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सयाना एनसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर निशाना साधा है। शिवसेना नेता सयाना एनसी ने कहा है कि ममता बनर्जी जनता के साथ उतना संवाद नहीं कर पाती है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता से संवाद करते हैं, लेकिन इस पर भी ममता बनर्जी को आपत्ति होती है। सयाना एनसी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी महिला विरोधी है क्योंकि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित नहीं होने दिया। यह बयान ऐसे समय आया जब विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है। खाना क्या कोई ड्रामा है? ममता बनर्जी जी, आप शायद जनता के साथ इतना संवाद नहीं कर सकते हैं जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। वो उतर के जनता के साथ बातचीत करते हैं तो आपको आपत्ति होती है। जब आपको कुछ बोलना है झाग्राम में तो आप एंटी महिला तो है ही, क्योंकि आपने नारी शक्ति वंदन को पारित नहीं किया। वहां आप अपने लॉज को कैसे पास कर सकते थे और क्यों नहीं किया, शायद वो उजागर करना चाहिए। फॉल्स नैरेटिव तो आप स्प्रेड कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने सिर्फ लोगों के साथ संवाद किया और ये संवाद मुझे लगता है प्रशंसाजनक है जब एक प्रधानमंत्री लोकल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। आपको आपत्ति हो रही है कि अब खबर कोलकाता पश्चिम बंगाल से। चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है, पार्टी का विश्वास और मजबूत होता जा रहा है। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों में राज्य में डर और भय की राजनीति चल रही है, जिससे आम लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और राज्य में कमल यानी बसपा की सरकार बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 4 मई को आने वाले चुनाव परिणाम पश्चिम बंगाल के लिए एक नया सूर्योदय लेकर आएंगे, जिसमें विकास और विश्वास की राजनीति होगी। यह बयान ऐसे समय आया जब राज्य में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं। जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, हमारा विश्वास और पुख्ता हो रहा है और मजबूत हो रहा है कि बंगाल का हर एक निवासी जो 15 साल से पीड़ित था, किस तरीके से यहाँ डर और भय की राजनीति लगातार चल रही थी, अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था, आज वो सभी अपने मन में बहुत, मुझे लगता है, मजबूती के साथ इस निर्णय को कर चुके हैं कि इस बार बंगाल में कमल फूल सरकार बनेगी और ये जो सवेरा उगेगा
4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो वो बंगाल के लिए एक नया सूर्योदय लेकर के आएंगे, जिसमें हर एक के लिए सम्मान होगा और भय मुक्त शासन होगा और विश्वास और विकास की राजनीति होगी। लगातार टीएमसी के मंचों से आरोप लगाए जाते हैं, बीजेपी को खतरा बताया जाता है, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आरोप बीजेपी को लगाए जाते हैं? खतरे में तो इतने सालों से बंगाल रहा है। आप बताइए मुझे कि यहाँ की हर एक महिला, यहाँ की हर एक बेटी किस तरीके से यहाँ पे रोजाना एक एक दिन करके गुजारती है। जहाँ टीएमसी के गुंडों का गुंडा राज व्याप्त है, जहाँ पे बेटियां घरों से बाहर निकल नहीं सकती और निकलती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि वो घर से ही क्यों निकल रही है। यहाँ आरजी कार की बात ले लो या जिस तरीके से जितनी भी यहाँ पे दुर्घटनाएं हुई है वो ये बताती है कि महिला मुख्यमंत्री के राज में भी यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं रही है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। कटमनी का यहाँ पूरे शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार है, चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी काम सरकार से करवाना हो, बिना कट महीने के होता नहीं है। और माफिया जिस तरीके से पूरे के पूरे शासन में व्याप्त है, हर जगह माफिया जुड़ा हुआ है, वो भू माफिया हो, वो हर जगह वो कोयले की खादान से लेकर के किसानों के खेत तक हर जगह माफिया व्याप्त है और लोग परेशान है। किसान रो रहा है, उसको उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिलता है, युवा रो रहा है कि उसे रोजगार नहीं मिलता है, महिलाएं परेशान है कि उनका सम्मान नहीं है यहाँ। तो ऐसी राज्य की सरकार को किस लिए दोबारा वोट देना चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। ममता बनर्जी बार बार अपनी सभा से कह रही थी जिस तरह से प्रधानमंत्री रास्ते में उतरे, झालमुड़ी खाए, एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था, सजाया हुआ ये ड्रामा था जो कि वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहे बंगाल में आता। सब कुछ उनके कहने के मुताबिक होता है क्या? वो यदि सड़क पे पैदल चले तो उनकी सत्यनिष्ठा है, और यदि माननीय प्रधानमंत्री जी, वो तो प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं को हमेशा से जमीन से जोड़े रखा, लोगों के बीच में रखा। एकमात्र देश के प्रधानमंत्री, वो सफाई कर्मचारी से लेकर के साधारण मजदूर से लेकर के हर व्यक्ति के दिल में बसे हैं। उसके साथ खड़े होकर के, उसके साथ बैठ करके जिसने एक थाली तक में भी भोजन किया हो, ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में वो शब्द जो कह रही है उन्हें भी सोचना चाहिए। और वैसे कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की मुखिया ममता बनर्जी ने तो हमेशा से सरकारी संस्थाओं पे, न्यायपालिका पे और संवैधानिक संस्थाओं पे हर एक पे इल्जाम लगाया। कभी वो इलेक्शन कमीशन उनके लिए खराब है, कभी प्रधानमंत्री मोदी खराब है, कभी राष्ट्रपति जी के लिए बुरा बोलती हैं। तो ऐसे कौन सा व्यक्ति या संस्था है जिसके बारे में उन्होंने कभी खराब नहीं कहा है? अब खबर पटना से, जहां सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं और उसका क्या मतलब होता है, यहाँ आज तक देश समझ नहीं पाया है। उन्होंने आगे कहा है कि जिस महिला आरक्षण से आपत्ति है और जो राजनीति को गंभीरता से नहीं लेता, उसकी बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं और उसका क्या मतलब होता है, आज तक देश समझ नहीं पाया है। जिस आदमी को महिला आरक्षण से इतनी नफरत हो, जो आदमी सरकार और राष्ट्र इसका फर्क नहीं समझता हो, जिस आदमी को गंभीरता से राजनीति करने की आदत ही नहीं रही हो, न संसद के भवन के अंदर की जो मर्यादा जानता हो, उसकी बातों को किसी को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। और सबसे अधिक आप लोगों को, मीडिया को भी वैसे आदमी के वक्तव्य पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। जो बैठक हुई उसमें क्या मुख्यमंत्री जी ऑथराइज हुए बैठक में, तो जो हुआ तो सबको बता ही दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होम टीवी भारत।